नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ और देश की बात में आज बात आपातकाल की होगी, आपात स्थितियों की होगी, इमरजेंसी की होगी। 46वीं बरसी है आज आपातकाल की। कितना बदला है तब से अब तक देश। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब 46 साल पहले बंद कर दी गई थी, जिस पर कैद लगा दी गई थी, पहरे लगा दिए गए थे, क्या आज वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जिसकी उम्मीद, जिसकी कल्पना, जिसके विरोध में, जिस बंद के विरोध में तमाम कलम बोल उठे थे, तमाम आवाज़ें खुल गई थीं, तमाम लोग ऐसे थे जो बेड़ियों में बांधे गए लेकिन जिनके दिल में आज़ादी की, अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता की कल्पना, सपना जिंदा रहा। आज हम जांचने आंकने की कोशिश करेंगे कि तब जब कुमार दुष्यंत ने लिखा कि मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सूरत कितनी बदली हम ये भी देखेंगे और तब सूरत क्या थी ये भी दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि आपातकाल को कौन, कैसे और किस मकसद से आज तक याद करता है और आज कैसे कैसे इसे याद किया गया। जानेंगे कि अब क्यों नहीं रही इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत, साथ ही इमरजेंसी जैसे हालात के आरोपों की भी करेंगे बात। ट्विटर की भी बात होगी। जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो रही तो आजकल ट्विटर काफ़ी बहस में है। सरकार की बाह मरोड़ने की कोशिश जो है वो कही जा रही है। ट्विटर कह रहा है कि हमारे ऊपर बंधन लगाया जा रहा है। इधर सरकार का यह मानना है कि ट्विटर अपना एजेंडा चलाना चाह रहा है। क्या ये पहले समझ में नहीं आया था सरकार को कि ट्विटर जैसी जो जिस तरह का सॉफ्टवेयर है, जिस तरह के का बिजनेस है, उसका जिस तरह का व्यापार है, उसका लक्ष्य यही था। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कुछ अदालत की खबरों पर भी नज़र होगी। आज की धरोहर की भी बात करेंगे और यादों की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन सुर्खियों पर भी नज़र डालते हैं जो कि आज बेहद अहम रही हैं इन तमाम बड़ी हेडलाइंस के अलावा। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 6 साल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को अवार्ड्स का ऐलान किया गया है और केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। शहरों की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है। दूसरी बड़ी खबर यूं आई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत अगले साल भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा और इसके शामिल होते ही भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उधर दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के हाजीपुरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का संयुक्त दल इलाके में पहुंचा और आतंकवादियों की तलाश शुरू हुई। चारों ओर से खुद को घिरा हुआ देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी वहीं मार गिराया गया। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को ये भरोसा दिलाया है और कहा है कि किसी भी छात्र की योग्यता के साथ अन्याय नहीं होगा। सीबीएसई की मूल्यांकन पद्धति से भी सभी छात्रों को उनकी योग्यता के अनुरूप ही परिणाम मिलेगा। इधर इन तमाम खबरों के साथ साथ देश में कोरोना की स्थिति तेज़ी से बढ़ रही है। एक तरफ तो दूसरी लहर से हम उबर रहे हैं, उधर एक चिंता जो है तीसरे लहर की वो बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि मौजूदा वक्त में देश के महज 125 जिलों में ही 100 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो कि सुखद है। लेकिन 24 घंटों की हम बात करें तो 51,666 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण से 1,329 लोगों की मौत के बाद ये महामारी का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 3,93,310 हो गया। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो चिंता भी है और कुछ सुखद खबरें भी हैं। लेकिन तमाम खबरों के साथ साथ तो आज जो दिन भर चर्चा का विषय रहा वो है उस याद की जो सुबह से शुरू हुई और अभी तक, जिस पर सियासत भी है, हालात भी हैं और वर्तमान भी और भविष्य की चिंता भी। बात आपातकाल की।
आपातकाल का समय 46 साल पहले का वक्त, जब नागार्जुन ने लिखा, इंदु जी क्या हुआ आपको, क्या भूल गई आप अपने बाप को। इतना ही नहीं, जब इंदिरा गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उभर चुकी थीं जो लार्जर दैन लाइफ जिसको कहा जाता है, एक बड़े कद के नेता के रूप में उभरी और धीरे धीरे वो संजय गांधी के प्रभाव में ऐसे फैसले लेती गईं जो कहीं न कहीं प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचा रही थी। और तभी शायद कलम की ही ये हिम्मत थी, जब ये बार बार कहा जा रहा था कि गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। और ये बस कुछ महज इशारे थे, लेकिन इस देश में, इस देश के स्वस्थ प्रजातंत्र ने एक ऐसा काला दिन दिखा जब आपातकाल इस देश में लगाया गया, जहां पर आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। आपातकाल को लेकर मुझे लग रहा है कि तमाम भारतीयों के मन में, खासकर उस वक्त जो युवा थे या उसके बाद भी जो जन्मे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई याद होगी। मेरे लिए वो याद मेरे पिता के उखड़े हुए नाखून और जेल से आए हुए कंबल के रूप में ज़िंदा है, और इस बात की ताकीद करती रही कि आपातकाल में क्या हाल रहा होगा उन लोगों का जो देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते थे। और आज इसी आपातकाल के 46वीं बरसी है। आपातकाल को देश में आज भी सियासतदान बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। गौरतलब है कि ये जो शिद्दत है वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके की हो जाती है, अलग अलग मतलब की हो जाती है। आज भी कुछ यूं ही रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़्यादतियों को याद करते हुए आपातकाल को जमकर कोसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों का बुरी तरह से दमन किया। वहीं आपातकाल पर हमेशा बचाव की मुद्रा में आ जाने वाली कांग्रेस ने आज के ही दिन लोकतांत्रिक मूल्यों की पैरवी की। राहुल गांधी ने कांग्रेस के विचार के नाम के हैशटैग को लगाकर कहा कि लोकतंत्र का मतलब विकेंद्रीकृत शक्ति और बहस है। कहीं न कहीं एक अफसोस कांग्रेस को रहा है इस आपातकाल को लेकर, लेकिन सवाल इस रिपोर्ट के बाद ये ज़रूर आएगा हमारे और आपके मन में कि क्या वही महज आपातकाल था? क्या आज हम वाकई स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी सुनने के लिए, कुछ भी करने के लिए? वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की याद के साथ, उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का जो एक दायरा है उसके साथ भी क्या हमारे देश में हमारी कलम आज़ाद है, हमारे विचार आज़ाद हैं? ये सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल ये सोच तो हम सभी के मन में है। फ़िलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए और ये समझिए कि आपातकाल क्या था और आज की स्थिति क्या है। इंदु जी क्या हुआ है आपको, भूल गई हैं बाप को। ये बात बाबा नागार्जुन ने इंदिरा गांधी को याद दिलाई थी। बाबा की तरह उस वक्त तमाम पत्रकार और साहित्यकारों ने दमन के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। कुलदीप नैयर, गिरधर राठी जैसे पत्रकारों ने 18 महीने जेल काटी। अखबार के दफ्तरों में बिजली काट दी गई थी। बड़ी तादाद में राजनेता जेल में डाल दिए गए थे। आज भी कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी से बड़ा हथियार कोई नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह देश को वो काले दिन याद कराए। उन्होंने ट्वीट कर इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को याद किया। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है कहकर बाबा नागार्जुन ने इंदिरा गांधी के दमन चक्र की पूरी असलियत उजागर कर दी थी। देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तक इमरजेंसी लगी थी। इस दौरान विरोध की आवाज उठाने वाले हजारों लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ जिस तरह से पूरा देश खड़ा हो गया था, उसकी वजह से कांग्रेस को अपनी सियासत बचाने के लिए आपातकाल को भूल बताना पड़ा था। राहुल गांधी ने आपातकाल की बरसी पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस के विचार हैशटैग से लोकतंत्र को विकेंद्रीकृत व्यवस्था और बहस को जरूरी बताया। वहीं हाल ही में अर्थशास्त्री कौशिक बसु से बात करते हुए राहुल गांधी ने आपातकाल को गलत बताया।
I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. देश में समाजवादी आंदोलन तो इमरजेंसी विरोध से पनपा और कांग्रेस के खिलाफ कई गठबंधन बने और उन गठबंधनों की सरकारें बनी। जिस तरह आज सवाल उठाया जाता है कि मोदी का विकल्प कौन, कांग्रेस के विकल्प के लिए गैर कांग्रेसवाद की राजनीति हावी हुई और गठबंधन की राजनीति एक विकल्प के रूप में उभरी। लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति के आंदोलन ने कांग्रेस को हमेशा के लिए सबक सिखा दिया। अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए तब दुष्यंत को लिखना पड़ा था, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आपातकाल देश के लोकतंत्र का वो काला अध्याय रहा है जब मौलिक अधिकारों का निलंबन कर प्रेस और मीडिया का गला घोटने की तानाशाही प्रवृत्ति का एक कोशिश हुई, जिसका दूसरा नाम रहा आपातकाल। आपातकाल के संविधान में व्यवस्था असाधारण स्थितियों के लिए की गई थी, लेकिन निजी फायदे के लिए आपातकाल के इस्तेमाल की वजह से इंदिरा गांधी को याद किया जाता रहा है और याद किया जाता रहेगा। लेकिन आपातकाल की 46वीं बरसी पर जहां इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर दमन चक्र चलाने का आरोप लगा रहे हैं हम सभी, वहीं कांग्रेस इन दिनों मोदी सरकार को भी लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने के आरोप से एक तरह से मढ़ने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि 2014 के बाद से देश में UAP और राजद्रोह कानून का इस्तेमाल विरोध और असहमति को दबाने के लिए किया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस की इन बातों को गाहे बगाहे अदालत का भी सहयोग मिलता रहा और अदालत भी ये कह चुकी है, हमारे देश के माननीय जज भी ये बोल चुके हैं कि प्रजातंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है कि डिसेंट बना रहे, यानी कि एक असहमति जताने का जो अधिकार है वो बना रहे। किसी भी प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि वहाँ आप आज़ादी से बोल सकते हैं, अपनी मत को जता सकते हैं, सहमत हो या असहमत। इस रिपोर्ट के जरिए हम आंकने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई वो स्थिति है जहां हम खुलकर कुछ बोल सकें। हर रोज़ नए नए आ रहे कानून, मीडिया और फिल्मों पर को एक तरह से कसने के लिए आ रहे नए कानून, क्या इस बात की ओर इशारा नहीं कर रहे कि सब कुछ ठीक ठाक अब भी नहीं है? ऐसा लगता है जैसे असहमति को दबाने की अपनी फिक्र में राज्य के दिमाग में वह रेखा कुछ धुंधली होती जा रही है जो विरोध के संविधान प्रदत्त अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच होती है। अगर इस मानसिकता को बल मिलता है तो यह लोकतंत्र के लिए उदास करने वाला दिन हो। JNU और जामिया के छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में ये टिप्पणी की है। कहना न होगा कि देश की न्यायपालिका भी लोकतंत्र के घुटन को महसूस कर रही है। दरअसल अब आपातकाल के तरीके बदल गए, अब इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि वर्तमान सरकार UPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और राजद्रोह के कानून का विरोध की आवाज के दमन के लिए खुलकर इस्तेमाल कर रही है। लक्षद्वीप की आयशा सुल्तान नाम की फिल्मकार ने सरकार की तुलना बायो वेपन से कर डाली, जिस पर उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, विनोद जोश, परेशनाथ और अनंतनाथ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जा चुका है। गणतंत्र दिवस के दिन मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली में एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु पर रिपोर्ट करने और उसके बारे में ट्वीट करने की वजह से इन पर राजद्रोह, आपराधिक साजिश और वहमने से फैलाने के मामले दर्ज किए गए। इससे पहले भी पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को भी टूल किट मामले में गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर अदालत ने ही सवाल उठाए थे। अदालत ने रवि दिशा को बेल देते हुए कहा था कि असहमति राजद्रोह नहीं है। हालांकि पीएम मोदी ने हाल ही में दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के समूह G7 में भाषण करते हुए लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को देश की संस्कृति का ही हिस्सा बताया। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी बोलने में क्या हर्ज है,
दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं पीएम मोदी की आलोचना में मशहूर पत्रकार विनोद दुआ पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया था, जिसे अदालत ने हाल ही में खारिज कर दिया है। वहीं मोदी जी पर कार्टून बनाने से सरकार कार्टूनिस्ट मंजुल से इतनी खफा हो गई कि ट्विटर को उनका अकाउंट सस्पेंड करने का निर्देश दे दिया। इसके बाद बारी आई ट्विटर समेत सोशल मीडिया की। जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कल तक अपनी सबसे ज्यादा फॉलोइंग बढ़ाकर मोदी जी इस सोशल मीडिया पर देश ही नहीं दुनिया भर के जननायक बन गए थे, लेकिन कोरोना महामारी और देश में मंदी को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना सरकार की इस कदर बढ़ी है कि बताया जाता है कि मन की बात के दर्शकों में पसंद करने वालों से ज्यादा नापसंद करने वालों की तादाद की वजह से डिसलाइक का बटन हटा दिया गया था। ट्विटर पर 2014 से हेट स्पीच की पोस्टों की बाढ़ रही और बीजेपी आईटी सेल के गोरिल्ला ट्रोलरों ने दहशत पैदा कर दी थी। लेकिन ट्विटर से टकराहट तब बढ़ गई जब कांग्रेस के खिलाफ एक पोस्ट को ट्विटर के फर्जी बताने से सरकार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके बाद यूपी में गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग की पिटाई के ट्वीट पर यूपी सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों, अभिनेत्री स्वरा भास्कर, सबा नकवी और जुबैर अहमद समेत 8 लोगों पर मुकदमा दायर कर दिया था। लेकिन सरकार यही नहीं रुकी। अब आईटी रूल्स को लेकर डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स और केबल टीवी कानून में संशोधन के जरिए उन पर भी नकेल कसने की कवायद तेज कर चुकी है। सरकार को अब सिनेमा से भी डर लगने लगा है कि सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के बाद भी फिल्मों में काट-छांट और रोक लगाने का अधिकार सीधे या प्रत्यक्ष रूप से वो अपने पास रखना चाहती है। यही कोरोना महामारी पर सवाल उठाना भी अपराध हो गया है। पिछले दिनों वैक्सीन की कमी पड़ने पर लोगों ने हमारी वैक्सीन विदेश क्यों भेजी के पोस्टर लगाए थे, तो कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दरअसल सत्ता की अपनी ही सियासत होती है और वो मुनादी करती है कि खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। हर खासवाम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहे और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर ले, गिरा ले खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़कों पर न भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा। धर्मवीर भारती की लाइनों के साथ आज भी देश को किसी महात्मा या जयप्रकाश की तलाश है, क्योंकि अब लोकतंत्र की बची यही आस है। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। मैं खुशकिस्मत हूँ जो उस बूढ़े का ममता भरा हाथ जो है वो मेरे सर पर रहा और उनके आशीर्वाद लेने की खुशकिस्मती रही मेरी। लेकिन आज की स्थिति में यदि देखूं तो शायद धूमिल को ही कोट करना सबसे अच्छा रहेगा कि इस वक्त की स्थिति में बुरे और बुरे के बीच किसी हद तक कम से कम बुरे को चुनना है। चुनाव सर पे आने वाले हैं और कुछ बड़े ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव हैं, वहाँ पर जब हमें चुनाव करना होगा तो कोई ऐसा आदर्श नहीं है जिसे हम चुन लें और इस बात की ताकीद हो जाए कि ये जो चुनाव हुआ हमारा नुमाइंदा है वो हमारे उस प्रजातंत्र को सुरक्षित रखेगा, उस प्रजातंत्र को उसी रूप में रखेगा जिसकी परिकल्पना आज़ादी के पहले की गई थी। बहरहाल कुल मिलाकर यदि देखें तो दरअसल अब कहा यह जा रहा है कि इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इमरजेंसी लगाए बगैर ही अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाने की कोशिश चल रही है। राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के मोदी जी के पहले शासनकाल के आंकड़े बताते हैं कि उन 5 साल के दौरान राजद्रोह के कानून का किस कदर इस्तेमाल हुआ। इन मामलों में देश भर में 326 मुकदमे दर्ज हुए और 559 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अब तक 10 लोग दोषी पाए गए हैं। 326 केस दर्ज और 559 गिरफ्तारियां, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति बनी अगर इस कानून की महज हम बात करें तो। लेकिन कोई और भी यदि राज्य आप देख लें, किसी और पार्टी के भी सरकार देख ले, चाहे राजस्थान हो या फिर समाजवादी पार्टी की कभी जब सरकार हुआ करती थी या बसपा की सरकार हुआ करती थी यूपी में, तब भी कुछ हाल यूं ही था। अगर आपने ज़बान खोली तो आपकी ज़बान को बंद कर दिया जाएगा। कोई सरकार हाल फिलहाल में ऐसी नहीं दिखी जिसने मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर अपना एक तरह से अपना हाथ उसके पीछे रखा हो या उस बात को लेकर सहनशील हो। प्रजातंत्र में सहनशीलता ज़रूरी होती है। जहां सहनशीलता ख़त्म होती है वहीं आपातकाल की शुरुआत हो जाती है।
इमरजेंसी की 46वीं बरसी पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भी कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर दी। ट्विटर ने संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया। रविशंकर प्रसाद ने खुद ये जानकारी दी। इस कदम से केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच टकराहट का एक नया दौर शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया के लिए नए नियमों को लेकर ट्विटर और केंद्र के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल कर सत्ता में आई बीजेपी के लिए ट्विटर भस्मासुर बनता जा रहा है। हाल तक ट्विटर केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के निशाने पर था, तो अब प्रसाद ट्विटर के निशाने पर है। ट्विटर ने 1 घंटे के लिए प्रसाद के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। 1 घंटे तक ब्लॉक रखने के बाद उनका अकाउंट एक चेतावनी के साथ शुरू किया गया। रविशंकर प्रसाद को चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में उनके अकाउंट के खिलाफ कोई और नोटिस मिलता है तो उनका अकाउंट फिर से ब्लॉक हो सकता है या फिर सस्पेंड किया जा सकता है। रविशंकर प्रसाद ट्विटर की इस हिमाकत से हक्का बक्का हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर अपने साथ हुई इस कारस्तानी की जानकारी दी। प्रसाद ने कहा कि अकाउंट एक्सेस की कोशिश करने पर यह बताया गया कि उनके अकाउंट से अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन हुआ है। अब संचार मंत्री इसे आईटी रूल्स के नियम 4, 8 का उल्लंघन बता रहे हैं। बहरहाल ट्विटर पर हमला बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने चेतावनी का जवाब चेतावनी से दिया। उन्होंने कहा कि सभी प्लेटफॉर्म को आईटी कानूनों को मानना होगा और इससे कोई समझौता नहीं होगा। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियों को नए आईटी रूल्स के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति और देश के कानूनों के अनुपालन का दबाव रास नहीं आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के मुताबिक ट्विटर समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरमीडियरीज के रूप में कानूनी संरक्षण प्राप्त है, लेकिन सरकार नए आईटी रूल्स पर अमल संबंधी जानकारी तय समय में उपलब्ध न कराने का आरोप लगा रही है। ऐसे में यूपी पुलिस ने गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को सम्मन किया है। कर्नाटक की अदालत ने माहेश्वरी को राहत देते हुए यूपी पुलिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का निर्देश दिया है, लेकिन ट्विटर के तेवर अब भी तीखे हैं। हाल ही में संचार मामलों से जुड़ी संसदीय समिति ने भी ट्विटर के अधिकारियों को तलब किया था, जिसमें ट्विटर ने कहा था कि वो सिर्फ अपने नियमों को मानते हैं। समिति ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा था कि आपको देश का कानून मानना होगा। बहरहाल ट्विटर देश की राजनीति में अपनी ताकत को आंक चुका है, इसलिए अमेरिका की संसदीय समिति के सामने मिमियाने वाला ट्विटर भारत सरकार की बाह मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने जिस तरह से फेसबुक समेत सोशल मीडिया कंपनियों के साथ गलबहियां की थी, उससे इन कंपनियों का दिमाग 7वें आसमान पर है। हालांकि ट्विटर पर आरएसएस से जुड़ी एक संस्था सेवा इंटरनेशनल को कोरोना से लड़ने के लिए दान दिया गया था। ट्विटर ने अपने बयान में कहा था कि सेवा इंटरनेशनल एक हिंदू आस्था आधारित मानवीय और गैर लाभकारी सेवा संगठन है। बहरहाल ट्विटर धार्मिक आस्था का सम्मान करने को तैयार है, लेकिन देश के कानूनों से उसका इनकार है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के कानून मंत्री का हलफनामा लेने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके लिए ममता को नए सिरे से कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने के निर्देश के साथ हाईकोर्ट से कहा गया कि वो इन अर्जियों पर फिर से विचार करे। इन अर्जियों पर विचार करने के बाद ही पूरे मामले में आगे की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सोमवार 28 जून तक हाईकोर्ट में आवेदन देने का समय दिया है। याचिकाकर्ता अर्जी की कॉपी एडवांस में 27 जून तक सीबीआई को देंगे और सीबीआई चाहे तो 29 जून तक इस पर अपना जवाब दाखिल कर सकती है। सीबीआई भी अपनी जवाब की कॉपी याचिकाकर्ता को 28 जून तक एडवांस में दे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने नारदा घोटाला मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के 9 जून के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया। साथ ही 28 जून तक हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक ने आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वो अगली निर्धारित सुनवाई तिथि 29 जून को हलफनामों की स्वीकृति की मांग करने वाले आवेदनों पर फैसला करें।
इस व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित 9 जून के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसने नारदा घोटाले मामले में सीबीआई की स्थानांतरण याचिका में राज्य, मुख्यमंत्री और कानून मंत्री द्वारा दायर हलफनामों को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वो मामले के गुण दोष में नहीं जा रही है और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने के मुद्दे तक ही सीमित है। पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय के नियम एक पक्ष को जवाब दाखिल करने का अधिकार देते हैं। ये केवल शिष्टाचार के कारण था कि राज्य ने जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी। इस तरह की अनुमति मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये एक अधिकार के रूप में है। सॉलिसिटर जनरल ने ये सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट पक्षकारों को कलकत्ता उच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष हलफनामा दाखिल करने की अनुमति के लिए अनुरोध करने के लिए कह सकता है। मामले में सीबीआई की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार का हलफनामा रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया था। मामला नारदा घोटाले में सीबीआई द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के दौरान मुख्यमंत्री और कानून मंत्री की भूमिका से जुड़ा हुआ है। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ से ममता और घटक की अर्जियों पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि राज्य के सत्ताधारी दल के नेताओं ने सीबीआई को कानूनी कर्तव्य निर्वहन से रोका था। ब्यूरो रिपोर्ट। और अदालत की इस बड़ी खबर के बाद चलते हैं धरोहर की ओर। आज हम बात कर रहे हैं आगरा के किले की। इस किले ने इतिहास के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लाल बलुआ पत्थर से निर्माण के कारण इसे लाल किला भी कहा जाता है। आगरा के लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1565 ईस्वी में कराया। इसे 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। आगरे के किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, इसलिए इसे लाल किला भी कहा जाता है। इसे 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। यमुना नदी के किनारे और ताजमहल से करीब 2.5 किलोमीटर दूर स्थित आगरे के लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1556 ईस्वी में कराया था। इस किले ने इतिहास के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। दरअसल आगरा का किला बादलगढ़ प्राचीन स्थल के अवशेषों पर बनाया गया था। यह मूलतः एक ईंटों का किला था जो सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। इस किले का निर्माण मूल रूप से 1000 ईस्वी से भी पहले किया गया था, लेकिन अकबर ने ईंटों की जगह लाल बलुआ पत्थर से इसका नवीनीकरण करवाकर नया रूप दिया। आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर ने सुरक्षा कारणों से किया था, क्योंकि उस समय आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने भी कुछ निर्माण कार्य कराया, जैसे शाहजहां ने इसमें मस्जिद का निर्माण कराया और औरंगजेब ने इसके बाहरी प्राचीर का निर्माण करवाया था। आगरे का लाल किला 38,000 वर्ग मीटर यानी 94 एकड़ में अर्धवृत्ताकार रूप में फैला हुआ है। इसमें 4 दरवाजे हैं, जिनमें से दिल्ली की तरफ के दरवाजे को दिल्ली दरवाजा या दिल्ली गेट और लाहौर की तरफ वाले दरवाजे को लाहौरी दरवाजा या लाहौरी गेट कहा जाता है। स्थापत्य इतिहास की दृष्टि से ये बेहद शानदार है। अबुल फजल ने लिखा है कि यहाँ लगभग 500 सुंदर इमारतें बंगाली और गुजराती शैली में बनी थी, जिनमें से कईयों को श्वेत संगमरमर महल बनवाने के लिए बाद में ध्वस्त किया गया था। बाद में अधिकांश को ब्रिटिश ने 1803 से 1862 के बीच बैरक बनवाने के लिए तुड़वा दिया। वर्तमान में दक्षिण पूर्वी और मुश्किल से 30 इमारतें शेष हैं। इनमें से दिल्ली गेट, अकबर गेट, जहांगीर महल, जोधाबाई महल, बंगाली महल, शाहजहां महल और शीश महल शामिल है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना दिया था। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। आगरा के किले के इस बुर्ज के संगमरमर के झरोखों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट।
और धरोहर के बाद ले चलती हूँ यादों के झरोखों में आपको। आज संगीतकार मदन मोहन का जन्मदिन है। मदन मोहन का जन्म 5 जून 1924 को इराक में हुआ था। हिंदी सिनेमा के चोटी के संगीतकारों में मदन मोहन का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। मदन मोहन हिंदी फिल्मों में गज़ल और गीतों को बराबर खूबसूरती से साधने के लिए जाने जाते हैं। गज़लों को जिस तरह से उन्होंने कंपोज किया, वैसे ही उदाहरण पूरे हिंदी फिल्म संगीत में शायद नहीं दिखता। मदन मोहन फिल्मों में एक्टर बनने आए थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें समझ में आ गया कि एक्टिंग नहीं, उनकी मंजिल संगीत निर्देशन है। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा को ऐसे धुन में और ऐसे सुर में बांधा जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। 14 जुलाई 1975 को मदन मोहन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जाते जाते मदन मोहन के खूबसूरत संगीत के साथ आज आपको छोड़ जाती हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गीतों को संगीतबद्ध करने वाले महान संगीतकार मदन मोहन का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद, इराक में हुआ। 5 साल के बाद उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल फिल्म व्यवसाय से जुड़े और मुंबई आ गए, जहां वो बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान जैसे बड़े फिल्म स्टूडियो में साझीदार बन गए। अपने पिता के कहने पर वो सेना में भर्ती हुए और देहरादून में नौकरी शुरू कर दी, लेकिन कुछ समय बाद ही वो नौकरी छोड़कर लखनऊ आ गए। लखनऊ में मदन मोहन आकाशवाणी के लिए काम करने लगे। आकाशवाणी में उनकी मुलाकात संगीत जगत से जुड़े उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद अली अकबर खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी जानी मानी हस्तियों से हुई। अब सपनों को नया रूप देने के लिए मदन मोहन लखनऊ से मुंबई आ गए। बतौर संगीतकार वर्ष 1950 में प्रदर्शित फिल्म आंखें के जरिए मदन मोहन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। मदन मोहन के पसंदीदा गीतकार के तौर पर राजा मेहदी, अली खान, राजेंद्र कृष्ण और कैफी आजमी का नाम सबसे पहले आता है। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिए मदन मोहन की धुनों पर कई हिट गीत दिए। 50 के दशक में मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अनपढ़, वो कौन थी, मेरा साया के गीत काफी लोकप्रिय रहे। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी द्वारा लिखा हकीकत का गीत बेहद हिट रहा। वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म दस्तक के लिए मदन मोहन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदन मोहन ने अपने 2.5 दशक लंबे सिने करियर में लगभग 100 फिल्मों के लिए संगीत दिया। अपनी मधुर संगीत के लहरियों से श्रोताओं के दिल में खास जगह बनाने वाले मदन मोहन 14 जुलाई 1975 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।